नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसमें हमने देखा था कि किसी भी स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन को बनाने के लिए तीन प्रिंसिपल को यूज किए जाते हैं: रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था और फिर लास्ट में हमने देखा था कि तीन टाइप के डिज़ाइन है जो कि जनरली यूज किए जाते हैं: कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन CRD, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन RBD और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। इसमें जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है वह आपके सिलेबस में UG BBSC के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक एक करके देखेंगे कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन क्या होता है और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है। तो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में जनरली जो चीज़ें हम प्रिंसिपल में देखें उन्हीं चीज़ों को यूज किया जाता है। देखेंगे एक बार। ए कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इज़ वन इन विच ट्रीटमेंट आर अलॉटेड रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो जो रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल है सिंपली इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर जनरली यूज करते हैं जब आपका जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है, जो आपका पॉपुलेशन है, यदि वो होमोजीनस है तो उस कंडीशन में कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को हम जनरली यूज करते हैं। और जहाँ तक वन वे एनोवा है, वन फैक्टर के साथ यदि कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जिसमें सिंगल क्राइटेरिया, सिंगल फैक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिट्टो उसी प्रकार से उसकी एनालिसिस होती है जैसा कि वन वे एनोवा का करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वन वे एनोवा को डिस्कस कर लिया है, तो उसकी जो एनालिसिस है, उसका जो वीडियो है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो तीन चार दिन पहले ही मैंने उसे बनाया है, तो आप उसे देख लेंगे। उसकी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल वैसा ही है, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन के तरीके से, जिसमें सिंगल फैक्टर यूज किया गया है। तो इसे मुझे फिर से डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। इस प्रकार के डिज़ाइन को हमने डिस्कस नहीं किया है। तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन कब यूज करते हैं? तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन को डिस्कस करने से पहले देखते हैं एक जो प्रिंसिपल था लोकल कंट्रोल, इसे देखते हैं। लोकल कंट्रोल कब यूज किया जाता है? जब आपके जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है या जो पॉपुलेशन है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं वो हेट्रोजीनियस है, वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग ब्लॉक में बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि आप एग्रीकल्चरल कोई रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी आपके फील्ड है वो किसी एक एरिया में ज़्यादा फर्टाइल है, किसी एरिया में कम फर्टाइल है, और आप जो डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, आपने किसी एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट को काफ़ी फर्टाइल लैंड पर, किसी फर्टाइल ज़मीन पर आपने यूज किया, तो ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो जो रिजल्ट होगा वो बायस्ड हो जाएगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से इस कंडीशन में हमें लोकल कंट्रोल करना होता है। लोकल कंट्रोल कहने का मतलब है कि जितने भी बिल्कुल अलग से पॉपुलेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसका एक ब्लॉक बनाना होता है, और ब्लॉक बनाकर उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसको रैंडमली अलॉट करना होता है। तो हमने रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर ब्लॉक बनाया जो कि हेट्रोजीनस जो एरिया है, जो अलग सा एरिया है, जो कि मेन पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग है, उसका ब्लॉक आइडेंटिफाई किया। 2-4 भी ब्लॉक बन सकते हैं, कई सारे ब्लॉक बन सकते हैं, और हर ब्लॉक में आपने ट्रीटमेंट जो है वो रैंडमली अलॉट किया। जो भी आपके पास 3, 4, 5 जो भी ट्रीटमेंट है, हर ट्रीटमेंट को उस ब्लॉक में आपने रैंडमली यूज किया। तो यह हो जाता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। इसकी यदि प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने 5 ब्लॉक ये है, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक और फिफ्थ ब्लॉक। तो 5 ब्लॉक में आपने जो ट्रीटमेंट है उसको रैंडमली अलॉट किया है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वह 5 है, वो भी 5 है। तो ABCDE 5 ट्रीटमेंट है, 5 अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट है। यह साल्ट हो सकते हैं, या दवाइयाँ हो सकती हैं, ये वैक्सीन हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट है, और आपने हर ब्लॉक यहाँ पर अलग अलग है, तो रैंडमली आपने इसमें दे दिया। आपने हर एक ट्रीटमेंट को यहाँ रिपीट किया है 5 बार, तो जो आपका रेप्लिकेशन है वह भी 5 है। तो इस प्रकार से यह किया जाता है। और आगे कैलकुलेशन की बात की जाए, कैलकुलेशन से पहले हम हाइपोथेसिस देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस यह है
T1 T2 से लेकर T5 तक या जितने भी ट्रीटमेंट हो सब इक्वल है, ये नल हाइपोथेसिस है। साथ में दूसरा, ये तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नल हाइपोथेसिस है। दूसरा ब्लॉक से रिलेटेड भी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर लिया जाएगा। दो नल हाइपोथेसिस लिए जाएंगे कि जो भी 5 ब्लॉक हमने यहाँ पर लिया है और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, तो वो सब के सब ब्लॉक जो है वो आइडेंटिकल है। तो B1 इक्वल टू B2 से लेकर B5 तक यहाँ पर इक्वल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग कई सारे केसेस में ये देख रखा है। तो अब हम देखते हैं एनालिसिस किस प्रकार से किया जाएगा। तो एनालिसिस जो यहाँ पर किया जाना है उसके लिए जो वन वे अनोवा हमने किया था बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा कहाँ पर डिफरेंस है। तो आप उस वाली वीडियो को भी एक बार देख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो R/T है। R नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, और जो G है ग्रैंड टोटल, वो सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका समेशन जो है वो ग्रैंड टोटल के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर के लिए ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसके लिए आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को अलग अलग स्क्वायर किया, सम किया और करेक्शन फैक्टर उसमें माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल गया। फिर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो ये निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 ट्रीटमेंट है। ऊपर देखते हैं, ये 5 ट्रीटमेंट है, A B C D E। तो पांचों ट्रीटमेंट में A को देखेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर फिर सेकंड ब्लॉक में ये जगह एक ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ब्लॉक में भी है, फोर्थ ब्लॉक में भी है, फिफ्थ ब्लॉक में भी है। तो जितने भी A है सबका ऑब्जर्वेशन आपने देखा, ऑब्जर्वेशन सबको अलग अलग स्क्वायर किया आपने, यहाँ पर सबको जोड़ा और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से। यहाँ 5 है, ज़्यादा कम भी हो सकता है रेप्लिकेशन अलग अलग कंडीशंस में, और माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर। तो ये आपका हो गया सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। इसी प्रकार से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक भी निकालेंगे। आपके पास 5 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में जो भी ऑब्जर्वेशंस है A B C D E सबको अलग अलग स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से। यहाँ पर 5 है ट्रीटमेंट, और माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर। अब हम आगे निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इसके लिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर में माइनस कर देंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक्स। तो इस प्रकार से हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर निकल जाएगा। अब हम एनोवा टेबल यहाँ पर बनाएंगे, और एनोवा टेबल में ये जो वैल्यूज़ ऊपर हमने निकाले हैं उसको यूज करते हुए एनोवा टेबल को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास एनोवा टेबल में यहाँ पर जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वह ट्रीटमेंट है, ब्लॉक है, एरर है और टोटल है। सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी साथ के साथ लिखी हुई है, मैं इसे एक बार पढ़ दूंगा। ट्रीटमेंट के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो T-1 है, तो हमने 5 लिया था तो 5 - 1 4 हो जाएगा। ब्लॉक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो R-1 है, वो भी 5 हमने लिया था, 5 - 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो T-1 इंटू R-1 है, तो ये 4 4 तो 16 हो जाएगा। और टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो RT, तो 5 इंटू 5 -1 24 हो जाएगा। और सम ऑफ स्क्वायर आपने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है सारे सम ऑफ स्क्वायर, तो वो सम ऑफ स्क्वायर आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए जिसका भी निकालना है, ट्रीटमेंट का, ब्लॉक का, एरर का, टोटल का, सबका यहाँ पर टोटल का तो नहीं, एरर तक का आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। और उसके लिए जो सम ऑफ स्क्वायर जो दिए गए हैं उसकी वैल्यू में रिस्पेक्टिव जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि एक मैं बता दूं, यहाँ पर मीन सम ऑफ स्क्वायर इन ट्रीटमेंट के केस में आप जो निकालेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय T-1। T-1 जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस प्रकार से आपने मीन सम ऑफ स्क्वायर इन तीनों के लिए हमने निकाल लिया, ट्रीटमेंट के लिए, ब्लॉक के लिए और एरर के लिए। अब जो F रेशियो है, F रेशियो यहाँ पर 2 अलग अलग F रेशियो आएगा, ट्रीटमेंट के लिए और ब्लॉक के लिए। ट्रीटमेंट के लिए जो F रेशियो आएगा उसको यूज करेंगे हम यह देखने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट के बीच सारे ट्रीटमेंट एक जैसे हैं या सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी आ रहा है। उसी प्रकार से जो F रेशियो ब्लॉक के लिए आएगा उसको इस चीज़ को देखने के लिए यूज किया जाएगा कि हर ब्लॉक अलग अलग तरीके के हैं या फिर सेम है। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज किया जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे
इस वाले वैल्यू को इस एरर वाले वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, वो भी मीन सम ऑफ स्क्वायर वाले से उठाकर, तो वो जो रेशियो होगा वो एफ रेशियो देगा। सिमिलरली ब्लॉक वाले के लिए जो एफ रेशियो होगा वो मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये ब्लॉक वाला हम लेंगे, डिवाइड करेंगे एरर वाले मीन सम ऑफ स्क्वायर से, तो एफ रेशियो ब्लॉक का आ जाएगा। अब डिसीजन कैसे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यहाँ पर है, और यह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इनोवा या फिर किसी और जगह देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर है। यदि वो सब समझ रखा होगा तो यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% लेंगे, जैसा कि हम पहले भी लेते रहे हैं। अब ट्रीटमेंट डिफरेंट है या नहीं है, इसका जो डिसीजन लेना है उसके लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम एफ वैल्यू को देखेंगे। टेबल में हमने कैलकुलेट कर लिया है, एफ वैल्यू यहाँ पर हमारा कैलकुलेटेड आ चुका है। अब टेबुलेटेड एफ वैल्यू निकालना है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है T-1 और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 इंटू R-1, इन दोनों वैल्यू पर हम साथ में 5% टेबल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करते हुए एफ वैल्यू को, टेबुलेटेड एफ वैल्यू को निकालेंगे। और यदि आपका जो एफ वैल्यू है जो आपने ट्रीटमेंट के लिए निकाला है वो यदि ज़्यादा होगा टेबुलेटेड एफ वैल्यू से, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि एटलीस्ट जो 2 ट्रीटमेंट है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि सारे ट्रीटमेंट एक जैसे है, और वो तब हम मानेंगे जब हमारा जो एफ वैल्यू है वह ज़्यादा होगा। जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है यदि वो यदि कम होगा, यदि जो एफ वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो यदि कम होगा तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट करने का मतलब है कि सारे जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल एक जैसे है। इसी प्रकार से बिल्कुल सिमिलरली हम ब्लॉक के लिए डिसीजन लेंगे। ब्लॉक में इसी आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और R-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि ब्लॉक के लिए है, और T-1 इंटू R-1 दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको यूज करते हुए आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर निकाला एफ वैल्यू निकाला ब्लॉक के लिए, ठीक है। और एक तो एफ वैल्यू जो कैलकुलेट आपने ऑलरेडी ऊपर टेबल में कर रखा है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और यदि आपका जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है यदि वो ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में यदि यह कैलकुलेटेड एफ वैल्यू ज़्यादा होगा टेबुलेटेड वैल्यू से जिसको आपने टेबल से निकाला है, तो उस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि सारे जो ब्लॉक है उसमें से एटलीस्ट 2 ब्लॉक आपस में डिफर कर रहे हैं। और यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा उसका मतलब होगा कि सारे जो ब्लॉक्स हैं, जो 5 ब्लॉक हमने अभी लिए थे, वो सब एक जैसे हैं। और वो एक्सेप्ट कब होगा? एक्सेप्ट तब होगा जब जो एफ वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू यदि कम होगा, यदि टेबुलेटिव वैल्यू से कम होगा तो उस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस होगा एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसका मतलब होगा कि सारे ब्लॉक्स एक जैसे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिसीजन रूल लेने का तरीका, और ये कंप्लीट जो आरबीटी है उसका हमने एनालिसिस किया कि आरबीटी को किस प्रकार से देखेंगे। सीआरडी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इनोवा के अंदर, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को समझाने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।